बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद वकास अली शाह, लेक्चर कंप्यूटर साइंस, और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो आएँ हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर मेमोरी बिल्कुल जिस तरह ह्यूमन बींग्स की मेमोरी होती है, इसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी क्या करती है कि कंप्यूटर अपना तमाम तर डेटा मेमोरी में स्टोर करता है और जब कभी उसको ज़रूरत होती है वो वहाँ मेमोरी से उसको यूज़ करता है। जब भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोड होती हैं और मेमोरी से लोड होने के बाद प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन फेच करता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है। यानी आपके जहन में ये होना चाहिए कि जब भी कोई किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होना होता है तो वो सबसे पहले आपकी मेमोरी में जाके लोड होती है और फिर वहाँ से प्रोसेसर उसको फेच करके एग्जीक्यूट करता है। ए कंप्यूटर कैन स्टोर द हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स एंड डेटा, और द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन मेमोरी एंड द कंप्यूटर मेमोरी इज़ दैट हम इंसान किसी भी डेटा को भुला सकते हैं, हमसे वो भूल सकता है, हमसे वो मिसप्लेस हो सकता है, मिस हो सकता है, बट एज़ फार एज द कंप्यूटर मेमोरी इज़ कंसर्न, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया हुआ डेटा थाउजेंड्स ऑफ द ईयर भी सेव रहता है। इसलिए हम कंप्यूटर की मेमोरी को स्टोरेज भी कहते हैं। दिस स्टोरेज कैन बी यूज्ड फॉर द रिकॉर्ड पर्पज एज वेल। तो कंप्यूटर मेमोरी की जो यूनिट होती है, जिस तरह आप वेट को मेजर करते हैं या मास को मेजर करते हैं, हर चीज़ की एक यूनिट होती है। मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, वेट को आप न्यूटन में मेजर करते हैं, फोर्स को आप न्यूटन में मेजर करते हैं, इस तरह लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हैं। इस तरह आपकी कंप्यूटर मेमोरी की भी एक यूनिट होती है और कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट को कहा जाता है, जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिट। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको बिट कहा जाता है और जब 8 बिट मिलते हैं तो आपका 1 बाइट बनता है, और इसी तरह जब 1024 बाइट मिलते हैं तो आपका 1 किलो बाइट बनता है। यहाँ मैं आपको एक बात की वजाहत करता चलूँ कि नॉर्मल हालत में जब आप किलो का मतलब लेते हैं तो वो 1000 होता है। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम, इसका मतलब 1000 ग्राम होगा। बट एज फार एज कंप्यूटर मेमोरी इज कंसर्न, कंप्यूटर में 1 किलो जो होता है वो 1024 के बराबर होता है। इसीलिए जब 1024 बाइट मिलते हैं तो 1 किलो बाइट बन जाते हैं। जब 1 किलो बाइट में मजीद आप मल्टीप्लाई करते हैं 1024 बाइट का तो 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट बनाते हैं, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनाते हैं, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनाते हैं और 1024 टेराबाइट 1 फीफाबाइट बनाते हैं। इस तरह 10 की ताकत 3 के इजाफे के साथ आपकी यूनिट में इजाफा होता चला जाता है। अब ज़रा हम देखते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी की क्लासिफिकेशन क्या है। कंप्यूटर की मेमोरी को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दो बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। पहली कैटेगरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी कैटेगरी को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। इस वक्त आप स्क्रीन पे प्राइमरी मेमोरी देख रहे हैं, तो हम पहले प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी विच इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ द सिस्टम और वी कैन से विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU। ये जो होती है प्राइमरी मेमोरी जो आपकी होती है, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। और ये क्या होता है कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है CPU के साथ। इट इज़ द प्लेस वेयर ओनली द लिटिल बिट ऑफ डेटा आर स्टोर्ड ईदर बाय द मैन्युफैक्चरर और बाय यूज़र। अब यहाँ पर देखें, ये बात जहन नशीन कर लें और ये बहुत कीमती पॉइंट है कि मेमोरी जो होती है वो थोड़ा सा या छोटा सा डेटा अपने अंदर स्टोर करती है। ये प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, अभी सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं हुई, ये प्राइमरी मेमोरी की बात हुई है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो अपने अंदर थोड़ा सा डेटा स्टोर करती है। ये डेटा या तो यूज़र स्टोर करता है या मैन्युफैक्चरर खुद स्टोर करता है। अब इस बात की वजाहत मैं आपको आने वाली स्लाइड में दूंगा कि यूज़र किस तरह डेटा स्टोर करता है और मैन्युफैक्चरर किस तरह डेटा स्टोर करता है। तो प्राइमरी मेमोरी की फर्दर दो बड़ी कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं रैम, एक को हम कहते हैं रोम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पर अब रैम की वजाहत है। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्स द डेटा विच यूजर कर्नली यूजेस एज वी से इट द स्टोर्स द डेटा टेम्परली इन इट। ये रैम जो होती है ये टेम्परली अपने अंदर डेटा स्टोर करती है और ये वही मेमोरी है जिसके अंदर डेटा यूज़र स्टोर करता है। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी में होता है या तो यूज़र डेटा स्टोर करता है या मैन्युफैक्चरर करता है। तो अब जहाँ तक रैम का ताल्लुक है तो रैम में यूज़र अपना डेटा स्टोर करते हैं। रैम नीड्स द पावर और इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ, देन ऑल द डेटा इन इट विल बी इरेज्ड ऑटोमेटिकली। ये बात ध्यान में रखें कि रैम में डेटा उस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक कि आपके कंप्यूटर की पावर ऑन रहती है। जो ही पावर ऑफ होती है तो रैम बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ये क्लीन हो जाती है, इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। देयर इज़ अ सर्किट विच हैव इट्स सेपरेट स्पेस।
एक मदरबोर्ड के ऊपर एक सर्किट होता है जिसकी अलग से स्पेस होती है या स्लॉट होती है जो कि जिसके अंदर आपको रैम लगानी पड़ती है। दिस अलाउज द कंप्यूटर टू रन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वेरी फास्टर। अब इससे ये फायदा हो जाता है कि प्रोसेसर आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बहुत तेज़ी के साथ चला सकता है। अब प्रोसेसर का कंप्यूटर प्रोग्राम को तेज़ी से चलाना और इस सब का रैम के साथ मुताल्लिक होना, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि किसी भी प्रोग्राम की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोग्राम रैम के अंदर लोड हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रैम की टाइप्स क्या हैं। रैम की दो बड़ी किस्में हैं, एक को हम कहते हैं एस रैम, एक को हम कहते हैं डी रैम। एस रैम मीन स्टैटिक रैम। द वर्ड स्टैटिक रेफर्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड सो दैट वी कैन से दिस इज अ वोलेटाइल इन नेचर। अब इसको स्टैटिक रैम क्यों कहा जाता है? इसको स्टैटिक रैम इसलिए कहा जाता है कि जब तक लाइट ऑन रहती है रैम के अंदर कंटेंट्स मौजूद रहते हैं, रैम के अंदर डेटा मौजूद रहता है, और जो ही लाइट जाती है या आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं ये रैम क्लीन हो जाती है, ये ज़ीरो हो जाती है। इसलिए इसको स्टैटिक रैम कहा जाता है और इसलिए इसको वोलेटाइल भी कहा जाता है। ये आप जहन में रख लें कि टेम्पररी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी का अगर आपसे पूछा जाए तो ये रैम ही होती है, क्योंकि एस रैम बेसिकली रैम ही की एक किस्म है। अब आप कहते हैं कि एस रैम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली। इसको पीरियडिकली आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। एस रैम इज़ फास्टर एंड एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द डी रैम। एस रैम जो होती है ये एज कम्पेयर टू द डायनामिक रैम, डी रैम मीन डायनामिक रैम, डी रैम की निस्बत जो होती है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम डी रैम को देखते हैं कि डी रैम क्या होती है। डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैम। इट ओनली कंटेन्स द डेटा ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। चूँकि ये भी है तो रैम ही की किस्म, लिहाजा इसके अंदर भी डेटा उस वक्त तक मौजूद होता है जब तक कि लाइट हो, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी ही कहते हैं। डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली। हम इसको पीरियडिकली रिफ्रेश करते रहते हैं। दिस रैम वर्क स्लोअर देन द एस रैम। ये एस रैम से स्लोअर होती है। मेन जनरल पीसी यूज दिस रैम बिकॉज इट इज़ द मच चीपर देन एस रैम एंड रिक्वायर्स लेस स्पेस। ये बात आप ध्यान में रखें कि मोस्टली हम घरों में और ऑफिस में जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनमें हम डी रैम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो एक बात तो ये है कि ये मार्केट में हमें ईजिली अवेलेबल होती है और दूसरी बात यह है कि ये सस्ती भी है। नेक्स्ट हमारे पास अब है रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यू कैन ओनली रीड, यू कैन नॉट राइट। आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर, देखें हमने शुरू के प्राइमरी मेमोरी की जब हम डिफिनीशन पढ़ रहे थे तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि या तो उसमें मैन्युफैक्चरर राइट करता है या उसमें यूज़र डेटा स्टोर करता है। तो रैम के अंदर यूज़र डेटा स्टोर करते हैं और एज फार एज रोम इज़ कंसर्न तो रोम के अंदर मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी डेटा स्टोर करके रख देते हैं जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसके बारे में ये ज़रा इसको देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। नोन एज अ रीड ऑनली मेमोरी एज द वर्ड रेफर्स मेनली इट कैन ओनली रीड द डेटा विच इज स्टोर इन इट। ये सिर्फ और सिर्फ इस डेटे को रीड किया जा सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। दिस मेमोरी इज मेनली यूज बाय अवर कंप्यूटर व्हेन वी जस्ट टर्न ऑन अवर कंप्यूटर। ये मेमोरी उस वक्त मोस्टली यूज होती है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इट कंटेन्स द बायोस ऑफ द सिस्टम। इसके अंदर बायोस होता है और ये अपनी नेचर में नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है कि कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो, इसकी इंस्ट्रक्शंस, इसके कंटेंट्स इसके अंदर मौजूद ही रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ और ये बात यहाँ पर फिर रिपीट हो रही है कि दिस मेमोरी इज मेनली यूज्ड बाय आवर कंप्यूटर व्हेन वी जस्ट टर्न ऑन द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो पावर है वो जाती है रोम के पास। रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको बायोस कहा जाता है। जहन में रखें कि ये प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर हो उसको फर्मवेयर कहा जाता है। तो ये बायोस जो होती है ये आपकी रैम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये फर्मवेयर होती है। ये फर्मवेयर FIRMWARE फर्मवेयर, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर। तो जब पावर जाती है रोम को तो रोम बायोस को लोड करता है रैम के अंदर, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि वो रैम के अंदर लोड हो। जब बायोस रैम के अंदर लोड हो जाता है तो सबसे पहले आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस चेक होते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, आपके कीबोर्ड की लाइट ऑन हो जाती है, आपके माउस की लाइट ऑन हो जाती है और डिफरेंट लाइट्स ऑन होना शुरू हो जाती हैं। और अगर कोई इनपुट और आउटपुट डिवाइस मिसिंग हो तो स्क्रीन पे एरर मैसेज आ जाता है कि आपका फलां इनपुट या आउटपुट डिवाइस मिसिंग है। और अगर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस मिसिंग ना हो तो फिर उसके बाद बायोस की ये जिम्मेदारी होती है कि ये आपकी सी ड्राइव के ऊपर जहां आपने विंडो इंस्टॉल की होती है वहां के बूट सेक्टर्स को चेक करता है। बूट सेक्टर जो होते हैं वो 01, पहले दो सेक्टर आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन सी जहां पर आप विंडो करते हैं उसके पहले दो सेक्टर को 01 कहा जाता है। 01 के ऊपर बूट रूटीन होती हैं। बूट रूटीन क्या होते हैं? बूट रूटीन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट होता है जिसको बूट रूटीन कहते हैं। ये बूट रूटीन को रैम में लोड करना बायोस की जिम्मेदारी होती है और जब बूट रूटीन मेमोरी में लोड हो जाती है, रैम में लोड हो जाती है तो ये बाकी
सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़ को आपकी रैम में लोड कर देती है और आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है वेलकम, और साथ में एक सायरन भी बजता है और आपकी विंडोज़ काम करना शुरू कर देती है, ऑपरेट हो जाती है। तो ये जनाब अली हमारे पास क्या था, रोम का एक रोल था। रोम की हमारे पास फर्दर किस्में हैं, पी रोम, एप रोम और डबल ई पी रोम। ज़रा इनको हम देखते हैं। पी रोम हमारे पास क्या होती है, नोन एज अ प्रोग्रामेबल रीड ऑन द मेमोरी। Programmable read only memory. In this, when the data is stored, then we have no right to change or alter any data. इसके अंदर जो चीज़ मैन्युफैक्चरर लिख देते हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इन दिस डेटा the data is written by the manufacturer company. इसको बनाने वाली कंपनी ही इसका डेटा लिखती है। इवन यू कैन आल्सो परचेज द ब्लैंक पी रोम चिप बट इट कैन बी प्रोग्राम बाय द स्पेशल टूल सच एज पी रोम प्रोग्रामर्स। ये बात आप जहन में रखें कि अगर आप एक ब्लैंक चिप पी रोम की ख़रीद भी लेते हैं तो आप उसको बगैर स्पेशल प्रोग्रामर्स के इसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते। इन जनरल पीसीज मेनली पी रोम इज़ यूज बिकॉज वी डू नॉट हैव टू अल्टर एनी डेटा टू इट। और नॉर्मली आप देखते हैं कि चूँकि हम रोम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं तो हमारे घरों में और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले पीसीज में आपकी पी रोम ही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप रोम, कि एप रोम क्या होती है। इरेजेबल, ई स्टैंड्स फॉर इरेजेबल, बाकी पी रोम वही है, बाकी पी रोम आपकी सारी वही होगी, सिर्फ ई का मतलब आप देख लें। इरेजेबल पी रोम, एज द वर्ड रेफर्स इरेजेबल मीन्स वी कैन चेंज और इरेज द डेटा। या इस किस्म की रोम के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, हम डेटा को इरेज करके न्यू इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इन दिस वी कैन चेंज द डेटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। और डेटा हम किस तरीके से चेंज करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए हम करेंगे। एप रोम इज मच एक्सपेंसिव देन पी रोम। आपकी जो एप रोम होती है वो पी रोम की निस्बत बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। नेक्स्ट हमारे पास डबल ई पी रोम है। डबल ई पी मीन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। ये दिस टाइप ऑफ रोम विच कैन बी इरेज बाय द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसको डेटा आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल पल्सेस से करेंगे या आप अल्ट्रावायलेट रेज से करेंगे। तो कैन बी इरेज 1 बाइट एट अ टाइम। और ये ध्यान में रखें कि आप एक वक्त में 1 बाइट को इरेज कर सकते हैं। ये डबल ई पी रोम की ये खासूसियत है कि ये जो है ना, आप या तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से आप इसके अंदर चेंजेस लाएंगे या अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए इसके अंदर चेंजेस लाएंगे, और एट द वन टाइम आप 1 बिट को ही चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या होती है, ये परमानेंट मेमोरी भी कहलाती है और इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास वो मेमोरी होती है जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए आपके पास काम आती है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब इसको जरा देखें, द प्लेस वेयर वी स्टोर अवर पर्सनल डेटा इन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में वो जगह होती है जहाँ पे हम अपना पर्सनल डेटा हम स्टोर करते हैं। इन दिस वी स्टोर द डेटा सो दैट व्हेन द डेटा इज नीडेड वी कैन इजीली रिट्रीव इट। जब हमें डेटा की ज़रूरत हो हम उसको आसानी से हासिल कर सकें। दिस इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और ये कंप्यूटर सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये नॉन वोलेटाइल है। लाइट ऑन हो या ऑफ हो, कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो, ये डेटा मौजूद रहता है। इस तरह की नेचर रखने वाले डेटा को हम इसको डिवाइस को हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल इन नेचर कहते हैं। सो दैट वी कैन नॉट लूज द डेटा व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑफ। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो आपका डेटा मौजूद रहता है। और इसकी हमारे पास क्या होती हैं, इसमें हमारे पास 2 तरह की देयर आर 2 मेथड्स फॉर एक्सेसिंग द डेटा। ये जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है या सेकेंडरी स्टोरेज होती है, इससे डेटा एक्सेस करने की हमारे पास 2 मेथडोलॉजीज हैं। एक को हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरी को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस में आप ऐसा करते हैं कि आपको अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ 5वें नंबर पे मौजूद है तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जगह से गुजरना पड़ेगा। इन 4 चीज़ों से गुजरने के बाद आप 5वीं डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जो आपकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 सॉन्ग्स मौजूद हैं और अगर मेरे पास मेथडोलॉजी सीक्वेंशियल एक्सेस है और मैं 5वां सॉन्ग सुनना चाहता हूं तो मेरी सज़ा होगी कि मैं पहले 4 सॉन्ग भी सुनूंगा। पहले एक सुनूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर मैं 5वें नंबर पे जाऊंगा। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। ये बहुत ज़्यादा स्लो है और बहुत ज़्यादा टीडियस है, इसलिए डायरेक्ट एक्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। डायरेक्ट एक्सेस क्या होती है, अच्छा सीक्वेंशियल एक्सेस की उसने एग्जांपल भी दिया है, मैग्नेटिक टेप्स। ये मैग्नेटिक टेप्स क्या होती हैं ये आगे मैं जाकर डिस्कस करूंगा, आने वाली स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। जहन में ये रखें कि मैग्नेटिक टेप्स में सीक्वेंशियल एक्सेस यूज होती है जिसमें आप 1 बाय 1 जाकर डेस्टिनेशन को एक्सेस करते हैं। एज फार एज डायरेक्ट एक्सेस इज कंसर्न, इसमें यह होता है कि अगर आपके पास 5 सॉन्ग्स मौजूद हैं और आपका जो मर्जी चाहता है आप सुनना चाहते हैं तो आप उसी पर डबल क्लिक करके आप उसको सुन सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आपका डेटा चाहे कौन सी भी लोकेशन पर मौजूद हो, आप उस लोकेशन से डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस। और इसमें आपकी आती है मैग्नेटिक डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क जो होती है इसको मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई, आपका सीडी रोम हो गया, सीडी हो गई, सीडी कंपैक्ट डिस्क हो गई, डीवीडी हो गई, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये तमाम चीज़ें क्या आती हैं, डायरेक्ट एक्सेस में आती हैं।
अब सीक्वेंशियल एक्सेस के तहत हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स हैं। मैग्नेटिक टेप्स क्या होती हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क क्या होती हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जनाब है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप्स है। मैग्नेटिक टेप्स वही सीक्वेंशियल एक्सेस इसमें होती है। मैग्नेटिक टेप्स अपीयर सिमिलर टू द टेप यूज्ड इन द म्यूजिक कैसेट्स। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले हम कैसेट टेप रिकॉर्डर हमारे पास होते थे और हम उसमें म्यूजिक की कैसेट सुना करते थे, तो ये बिल्कुल उसी तरह होती है। और आपने वीसीआर भी, अगर आज से कुछ साल पहले की बात है, वीसीआर हम यूज़ करते थे, तो वीसीआर में मूवीज़ देखने के लिए भी इस तरह की कैसेट्स यूज़ होती थी जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा है। इनको मैग्नेटिक टेप्स कहा जाता है। इनमें हम सिर्फ मूवीज़ और म्यूजिक स्टोर करते थे, क्योंकि इनमें अगर हम दूसरे डेटा स्टोर करते तो हमारी प्रॉब्लम ये होती थी कि हमें उसको सिक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था। It reads the data line by line so that we can find the exact location of the data. एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द डेटा को फाइंड करने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन डेस्टिनेशन तक जाना होता था। जैसे कि मैंने आपको 5 सॉन्ग्स वाली एग्जांपल दी है कि अगर आपको 5वें नंबर का सॉन्ग सुनना था तो आपकी सज़ा होती थी कि आप नंबर 1 भी सुनते, नंबर 2 भी सुनते, नंबर 3 भी सुनते, नंबर 4 भी सुनते और फिर 5 पे जाते। या फिर आप ये तरीका करते कि पहले 4 को आप फॉरवर्ड करते और फिर 5वें पे पहुँचते, तो 5वें को ढूंढना फिर भी मुश्किल होता था और बड़ी इसमें प्रॉब्लम हो जाती थी। ये टेंशन वाली एक स्टोरेज मीडिया था, तो इसलिए इसको रिप्लेस करके उन्होंने एक न्यू मीडिया इंट्रोड्यूस करवाया, न्यू एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाया जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? दिस इज वाइडली यूज्ड पॉपुलर स्टोरेज मीडियम फॉर द डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज। ये सेकेंडरी स्टोरेज में बहुत ही मशहूर हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज भी हम अपने कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली इनका क्या होता है, इनको मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है और ये डायरेक्ट एक्सेस मीडियम पर बेस्ड होती हैं। हम इनके अंदर स्टोर्ड डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर द डेटा आर ऑटोमेटिकली सेव व्हेन वी क्लिक ऑन द सेव बटन। यहाँ पर हम डेटा सेव कर सकते हैं जब हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। इट इज नॉन वोलेटाइल सो दैट वंस डेटा इज स्टोर्ड इट विल नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर गोज ऑफ। जब एक दफ़ा आप डेटा सेव कर लेते हैं तो अगर लाइट चली भी जाए, आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दें, तो आपका डेटा मौजूद रहता है। दिस स्टोरेज डिवाइस where we mainly store or install operating system for the system। और ये वो स्टोरेज मीडिया है, ये वो स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी विंडो इंस्टॉल की होती है। याद रखें, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आप हार्ड डिस्क की पार्टीशन करते हैं नॉर्मली C, D और E, 3 पार्टीशन हम नॉर्मली बनाते रहते हैं। तो उसमें जो ड्राइव C होती है वहाँ पर आप विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो ये चीज़ वो आपको बता रहा है कि ये वो स्टोरेज मीडिया है जहाँ पर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तक इंस्टॉल करते हैं। और ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है कि जो डेटा आप इसमें सेव कर देते हैं हार्ड डिस्क में, वो आपका हमेशा के लिए सेव रहता है। सम ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क आर follows हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। अब उसने मैग्नेटिक डिस्क की जो है ना आपको टाइप्स बता दी हैं, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क आल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है और फिक्स्ड ड्राइव भी कहा जाता है। दिस इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर अवर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन रिट्रीव फॉर फर्दर यूज। हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं ताकि उसको कभी किसी भी वक्त हम रिट्रीव कर सकें और यूज़ कर सकें। दिस इज द प्लेस वेयर वी इंस्टॉल अवर ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट वी कैन रन अवर कंप्यूटर। इसमें हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को चला सकें। हार्ड डिस्क कम फिक्स इन आवर सिस्टम एंड इफ़ यू रिक्वायर मोर हार्ड डिस्क देन इट कम्स इन द रिमूवेबल आल्सो। आपको रिमूवेबल मीडिया में भी ये चीज़ें मिलती हैं स्टोरेज मीडिया के तौर पर। बेसिकली मेन हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारे कंप्यूटर में फिट होती है। द एवरेज कंप्यूटर टुडे comes with the 250 to 500 गीगाबाइट हार्ड ड्राइव। तो ये हार्ड ड्राइव की अपनी स्टोरेज होती है, 250 हो सकती है, 500 GB हो सकती है और आजकल तो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा साइज़ जो है वो लार्जर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क जो है ये आज से 10 साल पहले यूज़ होती थी। इसको आप क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD। ये एक ड्राइव होती थी कंप्यूटर के अंदर जो फ्लॉपी डिस्क को चलाने के लिए इस्तेमाल होती थी। जिस तरह CD को चलाने के लिए CD ड्राइव होता है और DVD को चलाने के लिए DVD ROM होता है। सिमिलरली यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो हैं इनका जो साइज़ होता था वो पहले होता था 1/4 और उसके बाद 3 1/2 की इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो मैक्सिमम 4 से 5 MB की होती थी, जो कि आजकल के दौर में हमारी USB ड्राइव्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती हैं। तो इसलिए फ्लॉपीज़ का यूज़ ख़त्म होकर रह गया है और ये एक्सपेंसिव भी होती हैं और इनका रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से भी लोग इनको पसंद नहीं करते और 5 MB की कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें ज़्यादा डेटा स्टोर करना पड़ता है। तो हम फ्लॉपी डिस्क के लिए USBs वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं और ये USB फ्लैशेस वगैरह। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क हमारे पास क्या होती है कि दिस कंट्री स्टोरेज मीडियम इन विच यू कैन स्टोर मच मोर डेटा इन इट। आप इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। दिस इज फ्लैट, ये फ्लैट होती है, सर्कुलर होती है, प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद द मटेरियल। इसमें
एक मटेरियल के साथ इसको कोट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़, ये अपने स्मॉल साइज़ की वजह से बहुत मशहूर है। एंड ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। यू मस्ट हैव ऑप्टिकल डिस्क रीडर इन योर कंप्यूटर सो दैट यू कैन रीड और राइट द डेटा ऑन इट। आपके पास ऑप्टिकल डिस्क रीडर होना चाहिए ताकि आप इससे डेटा रीड भी कर सकें और इसके ऊपर राइट भी कर सकें। मतलब ये है कि ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, या ये सीडी होती है या डीवीडी होती है। सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव होती है और डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी रोम होता है या डीवीडी ड्राइव होती है। तो सीडी ड्राइव जो होती है उसमें आप सीडी के ऊपर जो डेटा आपने सेव किया होता है आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और अगर आप नया डेटा सेव करना चाहते हैं तो उसी सीडी ड्राइव की मदद से आप सीडी पर डेटा सेव भी कर सकते हैं। सेम इज द केस विद डीवीडी। हम आगे जाते हैं। CD known as compact disc mainly used to store the data, music, movies, software etc. इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, म्यूजिक स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मूवीज़ एंड सॉफ्टवेयर वगैरह भी इसके ऊपर स्टोर की जा सकते हैं। इट कैन स्टोर 80 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग, ये 80 मिनट तक कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग भी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। द स्पेस ऑफ द CD इज अप टू 700 MB। इसकी जो साइज़ होता है वो 700 MB होता है। ड्यू टू इट्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी इट इज़ वाइडली यूज, अपनी हाई स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। द डेटा आर स्टोर्ड इन इट्स फॉर्म ऑफ पिट्स, डेटा जो होता है वो इसके अंदर पिट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। टू अवेल द सर्विसेज ऑफ CD योर कंप्यूटर शुड हैव CD ड्राइवर। अगर आप CD को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास CD ड्राइव का होना ज़रूरी है। CD ड्राइव की दो किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं CD रोम, CD-RW। CD रोम का जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें CD रोम जो होगी ये वो कम्पैक्ट डिस्क होती है जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये वो CD होती है जिससे आप डेटा रीड तो कर सकते हैं, जिससे आप डेटा एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपना डेटा उसके अंदर डाल नहीं सकते। CD-RW रीड राइट, RW स्टैंड्स फॉर रीड राइट। ये वो CD होती है जिसके ऊपर न सिर्फ आप अपना डेटा लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बल्कि उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं और जब चाहें उस डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं, यानी इरेज करके दोबारा भी राइट कर सकते हैं। DVD आल्सो नोन एज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, देख लें DVD एब्रीवेशन है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इट इज़ अ हाई कैपेसिटी स्टोरेज मीडियम, ये CD की निस्बत हाई स्टोरेज भी होता है। मेनली यूज टू स्टोर द मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज अप टू 4.7 गीगाबाइट। आपकी जो CD होती है वो 700 MB की कैपेसिटी रखती है, जबकि एज फार एज DVD इज कंसर्न ये रिलायबल भी ज़्यादा है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 गीगाबाइट। इट लुक्स सिमिलर टू द CD बट ड्यू टू इट्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी इट इज़ नॉट चीपर एज CD। ये CD की निस्बत ज़्यादा महंगी, CD आपको 30 रुपीज़ की मिल जाती है और DVD कंपेरेटिवली आपको 60 या 100 रुपीज़ तक मिल जाती है। टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ DVD यू मस्ट हैव DVD ड्राइव इन योर कंप्यूटर। DVD ड्राइव आल्सो गिव्स यू द फैसिलिटी टू रन द CD डिस्क टू। अब यहाँ पर मैं आपको एक बेहतरीन बात बताता चलूँ, जहाँ तक CD का ताल्लुक है उसको सिर्फ और सिर्फ CD ड्राइव चला सकता है, लेकिन एज फार एज DVD ड्राइव इज़ कंसर्न DVD ड्राइव न सिर्फ DVD चलाता है बल्कि ये आपकी CD भी चलाएगा। हाउएवर DVD जो होती है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू CD बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। DVD को चलाने के लिए हमारे पास DVD ड्राइव होती है। DVD ड्राइव जो डिवाइस होता है उसके ज़रिए हम DVD को भी चला सकते हैं, CD को भी चला सकते हैं। अब DVD की भी हमारे पास दो किस्में हैं। DVD रोम ये वो होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर जो डेटा मौजूद होता है आप सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं। DVD-RW स्टैंड्स फॉर रीड एंड राइट। ये DVD जो होती है इसके ऊपर आप डेटा राइट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और उसके बाद आप जब चाहें इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके डियर, ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया, आगे स्लाइड्स नहीं है। So it was the last topic of the computer memory. Thank you so much for watching. Please like, comment and share my video and I will really be thankful अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much.